पास भी पैतृक संपत्ति है, यानी दादा परदादा के समय से उनका जो है खतियान बना हुआ यहाँ पर आज भी आपको देखने को मिलेगा। उस पैतृक संपत्ति की अगर बात करें तो वर्तमान में पैतृक संपत्ति पर कब्जा सरकार ने कर लिया है, और कब्जा सरकार कर लिया और पंजी 2 के यानी अगर बात करें सबसे पहले सभी में मेरे पूर्वज यहाँ पर के नाम है, और आज भी अंचल कार्यालय में इसे रैयती जमीन ही बता रही है। मैं सरकार से ये जमीन कैसे वापस ले सकता हूँ? ऐसा ही अगर आपका भी कोई किसी प्रकार का कोई समस्या है और उस समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। पैतृक संपत्ति हो या कानूनी संबंधी कोई अन्य विवाद हो, अगर आप उस समस्या को नहीं समझ रहे हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कानून की 99 का प्रयास रहेगा कि उस टॉपिक पे जल्द से जल्द वीडियो लाने का। अब यहाँ पर देखें कि अंचल कार्यालय तो इसे रैयती मान रहा है, आप क्या मान रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि आपकी संपत्ति है, आपका जमीन है, मान लेते ये जमीन का टुकड़ा है, तो इस जमीन को आप क्या मान रहे हैं? क्या इस जमीन को आप पैतृक संपत्ति मान रहे हैं? क्या इस जमीन को आप यहां पर जो है रैयती मान रहे हैं? अगर आप मान रहे हैं तो कानून भी मानेगा। अगर आपको संदेह है तो कानून यहां पर आप जो है उसमें साबित ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे बड़ी बात है, आपको पता होना चाहिए कि आपका जमीन रैयती है, पहले रैयती था, और तो आगे कोर्ट का अगर फैसला भी होगा तो वो रैयती ही रहेगा। लेकिन अब ये वर्तमान में हुआ क्या? सरकार ने कब्जा कर लिया। सरकार के द्वारा जो है ना, सरकार के द्वारा कब्जा करना। सरकार, अब आप कहेंगे सरकार कैसे कब्जा कर सकता है? बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा। तो यहां पर क्या होता है कि सरकार के अधिकारियों ने किसी के निजी के जमीन में सरकारी भवन बना दिया। सरकारी भवन यहां पर बन गया, लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। अब जो भी है, या तो भवन टूटेगा, नहीं तो जो व्यक्ति है उसको इतना मुआवजा मिल जाएगा सरकार से कि वो खुश हो जाएगा, यानी फिर टूटने की बात ही नहीं करेगा। तो एक ये विकल्प होता है। तो सरकार से अगर ये जमीन को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके पास अगर खतियान है और अन्य सभी दस्तावेज हैं तो आपको यानी सिविल कोर्ट में जो है सरकार के ऊपर केस फाइल करना है। सिविल कोर्ट में क्या करना है? केस जो फाइल करना है वो सरकार के ऊपर करना है। अब ये अपने से तो नहीं करेंगे, यानी इसके लिए आपको किसी वकील से जो है वो संपर्क कर लेना है ताकि आपको सही जानकारी मिले और कैसे अपने जमीन को प्राप्त करना है उसको आप आसानी तरीके से समझ सकें। सवाल है यहाँ पर, नमस्कार, मेरी पैतृक संपत्ति थी जो कि मेरे दादाजी जो हैं और मेरे पापा के नाम कर दी, पापा ने बेच दी शराब के नशे में, क्या मुझे वो जमीन वापस मिल सकती है? क्या यह मेरा जो है समय ही एक तरह से खराब होगा, पैसा भी? आप मुझे सॉल्यूशन बताएं। पिता का जो जमीन बेचे हुए, सबसे बड़ी बात है, यानी जो पिता जमीन बेचे हैं, पिता को जमीन बेचे हुए जो है, जमीन यहां पर बेचे हुए अगर यहां पर 3 साल से अधिक हो गया, 3 साल से अगर अधिक हो गया तो समय खराब होगा। कहीं ना कहीं मामला अगर जितना एक तरह से पहले का, कहने का मतलब पुराना नहीं, जितना एक तरह से हाल का मामला हो और उतने जल्दी अगर आप क्या करते हैं कोर्ट में केस फाइल करते हैं, मतलब कि अभी आपने जाकर जो है क्या किया, कोर्ट में केस फाइल कर दिया, ठीक है, कोर्ट में आपने केस फाइल कर दिया, तो अभी यानी ये 1 महीने पहले ऐसा पिता के द्वारा किया गया, तो आपने वहां पर क्या किया, दावा किया कोर्ट में कि मेरे पिता के साथ धोखा किया गया, मेरे पिता नशे में थे, उनको ले जाकर इस तरीके से जो है ये पूरा प्रक्रिया को अंजाम दिया गया, मेरी संपत्ति को हड़पा गया। आप यहां पर केस कर सकते हैं और जो व्यक्ति आपका जमीन खरीदा है ना उसको कब्जा करने से भी रोक सकते हैं, यानी कब्जा करने से भी आप क्या कर सकते हैं, उस पर रोक लगा सकते हैं। तो ये प्रक्रिया है, ऐसा करेंगे। अब समय हो गया, बहुत दिन बीत गया, तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा करेंगे तो आपका समय खराब हो सकता है, पैसा भी बर्बाद हो सकता है। अब पैतृक संपत्ति मेरे दादाजी ने मेरे चाचाओं को रजिस्ट्री कर दी
और मेरे पिताजी की मृत्यु बहुत दिन पहले हो चुकी थी, क्या मैं उस जमीन का हकदार बन सकता हूं? देखें, सबसे बड़ी बात है कि अगर कहीं पर कोई पैतृक संपत्ति है, ये बात को आप समझ लें, पैतृक संपत्ति, अब यहां पर हो क्या रहा है कि दादा जो हैं, अब दादा का भी हो सकता है कि पिता से प्राप्त हुआ होगा, तो दादा ने जमीन यानी चाचा को लिखा, तो चाचा कौन है? चाचा जो है ये इनका बेटा है। अब कोई पिता अपने बेटे को अगर जमीन की रजिस्ट्री करे, वो भी पैतृक संपत्ति है ना, पिता जो है जमीन किसको लिख रहा है? बेटा को। तो बेटा को अगर यहां पर पिता के द्वारा जमीन लिखा जा रहा है ना, तो ये रजिस्ट्री जो है ये शून्य होता है, यहां पर इसको शून्य रजिस्ट्री बोलते हैं। अब ये रजिस्ट्री यानी कभी भी कैंसिल हो सकता है। कैंसिल क्या होगा? ऐसा अगर कर दिया, कोई अगर आरोप लगा दिया, तो कहीं ना कहीं उसका तो मान्यता ही नहीं है। पैतृक संपत्ति कोई पिता अपने बेटे को किस प्रकार से रजिस्ट्री कर सकता है? यहां पर दूसरा बेटा है जिसकी मृत्यु हो गई है, कानूनी तौर पर उसका अधिकार है और उस अधिकार का जो है यहां पर आप हक प्राप्त कर सकते हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि इनको हकदार कैसे बनना है। अब ये हकदार कैसे बनेंगे, इस बात को समझ लें। तो आपको क्या करना है कि अब यानी जो जमीन जिनके नाम पर वर्तमान में है, उसके ऊपर क्या करना है? केस फाइल करना है, टाइटल का आपको दावा करना है, ठीक है। उनको नोटिस जाएगा, वो कहेंगे हमको तो जमीन हमारे पिता ने लिखी है, तो कल को मामला जो है, तो ये विकल्प है, ये विकल्प से जो है आप अपनी संपत्ति को प्राप्त कर पाएंगे। सामने वाले के पास कोई जवाब, वो क्या कहेंगे? मेरे पिता ने मुझे रजिस्ट्री कर दी। आपके चाचा को जो है ना, उनके पिता ने जमीन रजिस्ट्री कर दी। तो अभी चाचा का जो भाई है, जो आपका पिताजी है, जिनका मृत्यु हो चुका है, आखिर उनके बच्चे का कानूनी तौर पर अधिकार नहीं है। पैतृक संपत्ति में उनका बेटा हो, बेटी हो, ठीक है, सबका समान अधिकार है और वो कभी भी अपना हक प्राप्त कर सकते हैं। अब ये कह रहे हैं सर, मेरे पिता जो है मेरी माता को पैतृक संपत्ति वसीयत कर दी, लेकिन मैंने जो है यहाँ पर विरासत जो है कर ली, सबका बराबर हिस्सा हो गया, क्या हम लोग का नाम जो है कट सकता है? क्योंकि मेरी माँ ने मुकदमा किया है नाम कटवाने के लिए। तो देखें, सबसे बड़ी बात है, इस बात को आप समझ लें, कोई भी जो है पैतृक संपत्ति को वसीयत ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि संपत्ति है तो वसीयत तो होगा ही, पैतृक संपत्ति है वसीयत ऐसे नहीं होगा। अब ये है कि सबका बराबर हिस्सा हो गया, तो क्या हम लोग का नाम कट सकता है? क्योंकि मेरी माँ ने मुकदमा किया है नाम कटवाने के लिए, तो नाम किसी का ऐसे नहीं कट सकता है। पैतृक संपत्ति है, इसमें कानून, हमारा कानून सभी को समान अधिकार दिया है, सभी को। अब सभी को कौन? तो सभी को में आ जाएगा कौन? बेटा हो, ठीक है, बेटी हो। अब यहां पर बेटा बेटी के अलावे कौन हो सकता उत्तराधिकारी? यानी किसी का बहू उत्तराधिकारी नहीं हो सकती, लेकिन बहू तब उत्तराधिकारी हो सकती है जब उनके पत्नी, एक तरह से पति का मृत्यु हो गया हो, है ना। यानी अगर कोई विधवा है तो वो अपने पति के हिस्से का हकदार है, ठीक है, नहीं तो उनका कोई हक नहीं है। अगर वो एक तरह उनके पति जीवित है तो उनका कोई अधिकार नहीं है, वो किसी प्रकार से कोई हिस्सेदार नहीं है। लेकिन बेटा बेटी, भतीजा भतीजी, जो भी है, पोता पोती, सभी यहाँ पर जो है, इसके अलावे जो भी होगा सभी, है ना। अगर बात करें इसी चैन में, तो पोता हो, पोती हो, यहाँ पर जो भी है सभी उत्तराधिकारी हैं, सभी का हक है, सभी का अधिकार है और वो अपना अधिकार आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब देखें, समस्या करें सर, ये जानकारी चाहिए था कि मेरी मौसिया जी का कोई संतान नहीं थी और उनकी मृत्यु हो चुकी है। मेरे मौसी के ससुराल वाली जमीन का बंटवारा भी हो गया और मेरी मौसी ने अपने जीवित रहते मेरे को वसीयत कर गई। तो क्या मेरी मौसी के जेठ या उनके बच्चे मौसा मौसी की संपत्ति में अपना अधिकार का दावा कर सकते हैं? क्या मेरी मौसी और मौसिया की संपत्ति ये पैतृक संपत्ति नहीं थी, बंटवारा होने के बाद अपने कमाई से उन्होंने बनाई है?
तो देखें, अगर किसी प्रकार का कोई संपत्ति जो है ना अर्जित हो, अब किन्हीं का मृत्यु हो गया, अब उनके द्वारा क्या किया गया, वसीयत कर दिया गया। वसीयत के आधार पर आप संपत्ति का दावा कर सकते हैं, संपत्ति को अपने नाम पर ट्रांसफर करवा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपकी संपत्ति को कब्जा कर लिया है तो उस कब्जे को आप खाली भी करा सकते हैं। वसीयत एक ऐसा दस्तावेज है, यानी जो करने के बाद, यानी अगर आपके नाम कोई वसीयत कर देता है तो वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद आप अपना दावा पेश कर सकते हैं। यानी ये कहता है ना कि संपत्ति, अगर कोई ये जमीन का टुकड़ा है और अगर आपको कोई वसीयत कर दे तो वसीयतकर्ता जैसे ही वसीयतकर्ता की मृत्यु होगी ये जमीन आपका हो गया। ये यानी अब इसका दस्तावेज जो है ये आपके पास एक तरह से आएगा। ये वसीयत एक ऐसा दस्तावेज है जिससे अब आपको टाइटल का दावा करने का अधिकार हो गया, आप अपना हक को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर ऐसा है तो आप अपनी संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। सवाल है, सर हमारे पैतृक संपत्ति हैं और उनके 3 यहाँ पर बेटे हैं, बड़े बेटे के नाम सारी जमीन जो है यहाँ पर ये एक तरह से गई है, 2 बेटों के नाम पर कुछ नहीं है, क्या करना चाहिए? तो देखें, इस बात को समझ लें, पैतृक जो संपत्ति है, ठीक है, पैतृक संपत्ति की हम बात करने वाले हैं। अब उनके जो है यहाँ पर कितने बेटे हैं? 3 बेटे हैं, है ना, 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। अब ये बड़ा बेटा जो है इनके नाम से सारी जमीन है, 2 बेटों के नाम पर कुछ नहीं है। कानून जो है ये कहता है कि अगर बड़ा बेटा के नाम कोई संपत्ति है, बड़ा बेटा संपत्ति अगर खरीद भी लेता है ना, ज्वाइंट में बिना बंटवारा किए हुए, तो छोटे का अधिकार होगा। कानून तो यही कहता है, छोटा का भी अधिकार होगा। तो बड़ा के नाम अगर कोई प्रॉपर्टी है तो इसमें अगर बड़ा देने से इनकार कर रहा है, 2 बेटों को देने से, यानी 2 जो है उसको देने से इनकार कर रहा है, तो ये इनकार जो है अगर सिर्फ मौखिक तौर पर ही वो कर सकते हैं, अन्यथा कानूनी तौर पर उनका कुछ नहीं चलने वाला। इसलिए कि संपत्ति पैतृक है, किसी कारणवश जो घर के बड़े थे उनके नाम पर ट्रांसफर हो गया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि यानी जिन उनके नाम से हो गया तब उन्हीं के परिवार के लोग, उन्हीं की पत्नी, उन्हीं की बच्चे जो है उस संपत्ति का उपयोग करेंगे, अन्यथा जो भाई है उसका कोई अधिकार होगा नहीं होगा। तो इसलिए इस बात को आप स्पष्ट तरीके से समझ लें। आपको क्या करना है, सबसे बड़ा सवाल है कि आपको करना क्या होगा। तो करना यही होगा कि अब नहीं देगा, मान लेते हैं अब ये खतियान अगर उसके नाम पर जो है एक आदमी के नाम पर चला गया है, तब तो क्या होगा कि इसके लिए सिविल कोर्ट जाना हो गया। और मान लेते हैं कि जमाबंदी अगर एक बड़ा के नाम से चला गया है तो उसके लिए जो है यानी कलेक्टर, जिला कलेक्टर जो है उनके पास जाना होगा, यानी एडीएम कोर्ट जो है वहां जाना होगा, ताकि जो जमाबंदी है यानी उसको रद्द किया जा सके। तो जमाबंदी क्या बात है, तो यहाँ पर आप जो है यानी कलेक्टर के पास जा सकते हैं, एडीएम कोर्ट जा सकते हैं, जहाँ पर इस जमाबंदी का जो कि गलत तरीके से किया गया है उसका कैंसिलेशन किया जा सके। अगर आप कानून की 99 को पहली बार देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और यहाँ पर अगर सबसे पहली बात है कि अगर आपका कुछ भी सवाल है, कुछ भी समस्या है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।